दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि अब YouTube की कमान एक इंडियन अमेरिकन के हाथ में आ गई है, क्योंकि इसके सीईओ नील मोहन बन गए हैं, जो कि कंपनी के साथ काफी वक्त से थे। नील की अपॉइंटमेंट के बाद YouTube के फ्यूचर को लेकर भी एक चर्चा छिड़नी शुरू हो गई है कि इस नए सीईओ के अंडर YouTube कैसे अपने चैलेंजेस से जूझ पाएगा। तो कौन है नील मोहन, उन्हें क्यों चुना गया और YouTube के सामने क्या परेशानियां हैं, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नील मोहन तक आने से पहले हमें ये समझना होगा कि YouTube और Google की आपस में क्या डायनेमिक्स है। YouTube की पिछली सीईओ सुजैन वोजुकिक थी, जो कि 2014 से इस पद पर बनी हुई थी। सुजैन Google की 16वीं एम्प्लॉय थी और इन्हीं के गैराज के अंदर लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने Google की शुरुआत भी की थी। सुजैन ने जब गूगल ज्वाइन किया था उस वक्त लोग रेवेन्यू जनरेट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तब सुजैन ने एडवर्ड्स का आइडिया पिच किया। एडवर्ड का आइडिया सिंपल था कि लोगों को रैंडम एड्स दिखाने के बजाय हम एडवर्टाइजर्स को बोल सकते हैं कि कुछ वर्ड्स लॉक कर लें, ताकि जब भी लोग वो वर्ड सर्च करें तो उन्हें उस कंपनी के ऐड भी दिखे। मिसाल के तौर पर अगर कोई अपने लिए फोन ढूंढ रहा है तो वहाँ सैमसंग अपने ऐड लगा सकता है। एडवर्ड्स के लॉन्च होने के बाद ये उनके मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू में से एक बन गया था। इसके बाद 2003 में सुजैन ने एडसेंस का लॉन्च भी लीड किया, जिससे कि अब किसी भी वेबसाइट पर एड्स चलाई जा सकती थी। इसके बाद 2005 में जब एक तरफ YouTube नाम का एक स्टार्टअप वजूद में आ रहा था, तो दूसरी तरफ गूगल ने भी गूगल वीडियो नाम से अपनी वीडियो शेयरिंग सर्विस चालू की थी, जिसे सुजैन ही हेड कर रही थी। लेकिन फिर सुजैन ने ही YouTube की सक्सेस को देखते हुए गूगल से उन्हें खरीदने को कहा। 2006 में ये डील हो गई और अब सुजैन को ही ये जिम्मेदारी दी गई कि वो YouTube को एडसेंस के साथ इंटीग्रेट करे। 2008 में सुजैन के अंडर गूगल ने डबल क्लिक नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया, जो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग और एड सर्विंग के लिए जानी जाती थी। इस वक्त नील मोहन डबल क्लिक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे और इस एक्विजिशन के बाद वो गूगल के एम्प्लॉय बन गए। 2014 में जब सुजैन को YouTube का सीईओ बना दिया गया, तब उन्होंने क्रिएटर्स के लिए नए रेवेन्यू मॉडल्स बनाए, वर्चुअल रियलिटी और लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत इन्वेस्ट किया और इस पूरे टेन्योर में नील मोहन की भी एक बड़ी भूमिका रही। डबल क्लिक के एक्विजिशन के बाद नील मोहन को 2011 में एक सीनियर एडवर्टाइजिंग पोजीशन पर प्रमोट कर दिया गया था। ये वही समय था जब ट्विटर भी नील मोहन को अपने यहाँ एक सीनियर पोजीशन ऑफर कर रहा था और गूगल ने नील मोहन को रोकने के लिए उस वक्त 800 करोड़ रुपए खर्च किए थे। जी हाँ, नील मोहन की वर्थ गूगल 2011 में ही समझ चुका था, इसलिए वो किसी भी हाल में उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। 2011 में नील को गूगल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का पद दे दिया गया था, जिसने उन्हें गूगल के सबसे हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स में से एक बना दिया था। और 2014 में जब सुजैन को सीईओ बनाया गया, तब नील भी YouTube के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बन गए थे और उन्होंने इस समय पर YouTube म्यूजिक और YouTube टीवी जैसे वेंचर्स भी लॉन्च किए। टिकटॉक का मुकाबला करने के लिए जब YouTube ने शॉर्ट्स लॉन्च किए थे, तो वो भी नील की निगरानी में ही हुआ था। नील को लेकर सिलिकॉन वैली में इसलिए भी एक्साइटमेंट है क्योंकि उन्हें एक क्रिप्टो फ्रेंडली सीईओ समझा जाता है और कई बार ये हिंट भी कर चुके हैं कि वो YouTube के साथ NFTs को इंटीग्रेट करने के बारे में सोच रहे हैं। इससे क्रिएटर्स और YouTube दोनों के लिए ही एक ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू सोर्स खुल जाएगा, जो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। हालांकि इस वक्त क्रिप्टो मार्केट काफी डाउन है और लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को रीवैल्यूएट कर रहे हैं। आखिरी बार नील ने भी NFTs और क्रिप्टो के बारे में यही कहा था कि वो अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके बाद अभी तक इस पर कोई बड़ा अपडेट नहीं है। नील मोहन के लीडरशिप स्टाइल को लेकर भी बहुत बातें कही जाती हैं। ये माना जाता है कि नील बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है और वो प्रोडक्ट से ज्यादा टीम पर फोकस करते हैं, जो कि उन्हें मार्क जुकरबर्ग या एलन मस्क जैसे सीईओ से काफी अलग बना देता है। नील का बैकग्राउंड भी टेक या फाइनेंस ना होकर एडवर्टाइजिंग रहा है और डिजिटल वर्ल्ड में हर एक बिजनेस को इस एस्पेक्ट से डील करना ही होगा, जिस वजह से YouTube का ये डिसीजन बहुत ही सही टाइम पर आया है। लेकिन नील के पास प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस की भी कमी नहीं है, क्योंकि ये वक्त गूगल के लिए भी खराब चल रहा है। एक तरफ तो उन्हें अभी 12,000 एम्प्लॉयज को नौकरी से बाहर निकाला है और दूसरी तरफ मार्केट में भी बढ़ती इन्फ्लेशन की वजह से सभी बिजनेसेस सफर कर रहे हैं। अगर बाकी बिजनेसेस सफर करेंगे तो वो सबसे पहले अपनी मार्केटिंग और एड्स पर लगने वाला खर्च कम करेंगे और इससे YouTube की कमाई भी कम हो जाएगी। अगर हम YouTube के लास्ट 2 फाइनेंशियल क्वार्टर्स की बात करें तो रेवेन्यू में गिरावट भी दर्ज की गई है और मंदी अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। दूसरी तरफ उनकी पेरेंट कंपनी पर भी अब चैट GPT के रूप में एक नया संकट मंडरा रहा है, क्योंकि चैट GPT इस वक्त गूगल सर्च का कॉम्पिटिटर बनकर खड़े होने की कोशिश कर रहा है और ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। एक दूसरा बड़ा खतरा जो YouTube को हिला सकता है वो है उनका इनोवेट न करना। पिछले कुछ सालों में टिकटॉक और इंस्टाग्राम की सक्सेस ने ये दिखा दिया है कि YouTube का स्पेस बाकी प्लेटफॉर्म्स अपनी तरफ खींच रहे हैं,
यूट्यूब ने बहुत वक्त से कुछ ऐसा इन्वेंट नहीं किया है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया हो। यूट्यूब का आखिरी इनोवेशन यूट्यूब शॉर्ट्स था, जो कि टिकटॉक को काउंटर करने के लिए उन्हें मजबूरी में लॉन्च करना पड़ा था। यूट्यूब बहुत सी कंट्रोवर्सीज में भी इस वक्त घिरा हुआ है, क्योंकि कई लोगों ने यूट्यूब पर उन्हें सेंसर करने का आरोप लगाया है। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनकी वीडियोस को या तो डिमोनेटाइज कर दिया गया है या तुरंत ही रिमूव कर दिया जाता है। डिमोनेटाइजेशन का अधिकार फिर भी यूट्यूब को है कि वो किस तरह के कंटेंट पर ऐड नहीं चलाना चाहता, लेकिन किसी वीडियो को यूं ही रिमूव कर देना एक तरह से यूट्यूब की पॉलिटिकल बायस भी दिखाता है। एलन मस्क ने अभी जब ट्विटर के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स जब रिलीज किए तो लोगों को पहली बार पता चला कि सोशल मीडिया कंपनीज अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के कारण भी कई लोगों को बैन या शैडो बैन करता है। इसके बाद यूट्यूब पर भी इसी तरह के आरोप लगने लगे हैं, जो कि कुछ मायनों में सही भी दिखाई देते हैं। यूट्यूब जब वीडियोस रिमूव करता है तो कई बार उनके तर्क ये भी होते हैं कि ये कंटेंट बहुत मिसलीडिंग या फिर फॉल्स है, लेकिन बात तो ये है कि अगर यूट्यूब को सचमुच सच और झूठ से ही मतलब होता तो उसे डिसलाइक काउंट को रिमूव करने की क्या जरूरत थी। अगर लोग किसी वीडियोस पर लाइक से ज्यादा डिसलाइक्स देखते तो वो अपने आप ही समझ जाते कि इस वीडियो के कंटेंट पर एक बार खुद से ही विचार करने की जरूरत है। पर यूट्यूब डिसलाइक काउंट को वापस न लाकर कंटेंट मॉडरेशन का काम कर रहा है, जो कि एक कंपनी के तौर पर भी उनके लिए डेंजरस है। इन सभी परेशानियों और शिकायतों को भी नील को बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि गूगल की मोनोपोली अब खत्म होने लगी है और बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में घुस रहे हैं। इस वक्त हर बड़ी कंपनी सोशल मीडिया और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स की ताकत से वाकिफ है, इसलिए अगर कोई स्टार्टअप यूट्यूब को चुनौती देता हुआ दिखाई देगा तो ये भी मुमकिन है कि उनके राइवल्स जैसे एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट उस स्टार्टअप को खरीद लें और अपने रिसोर्सेज देकर उसे यूट्यूब के कॉम्पिटिटर के रूप में सामने रख दें। खैर, इन पर जो होगा वो देखा ही जाएगा, लेकिन नील ने कुछ नए फीचर्स के बारे में तो क्रिएटर्स को संदेश दिए ही हैं। सीईओ बनने के बाद उन्होंने यूट्यूब कम्युनिटी को एक लेटर लिखा था, जिसमें वो यूट्यूब के साथ एआई को इंटीग्रेट करने की बात भी करते नजर आते हैं। उनका कहना था कि जनरेटिव एआई क्रिएटर्स को स्टोरी टेलिंग से लेकर रिसर्च और प्रोडक्शन तक में मदद कर सकता है। इसके साथ साथ वो यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर भी टिकटॉक की तरह ही एडिटिंग फीचर्स की एक बड़ी टूल किट ऐड करने वाले हैं। यूट्यूब ने पॉडकास्ट पर भी ध्यान देने की अब सोच ली है, क्योंकि जहां शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में उनके कॉम्पिटिटर्स कई आगे हैं, वहां लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए अभी यूट्यूब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और इसलिए यूट्यूब ने अब पॉडकास्ट को यूट्यूब म्यूजिक के साथ इंटीग्रेट करने और उन्हें फैसिलिटेट करने का भी प्लान बनाया है। यूट्यूब टीवी पर भी उनका प्लान ज्यादा से ज्यादा लाइव स्पोर्ट्स को ऐड किए जाए ताकि उनकी एंगेजमेंट भी बढ़े। तो अभी के लिए यही कहा जा सकता है कि नील मोहन के पास क्रिप्टो और एनएफटी जैसे रेडिकल आइडियाज भी हैं, और दूसरी तरफ छोटे छोटे स्टेप्स लेकर वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को भी बेहतर बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या सीईओ रहते हुए वो इस बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे या फिर आप उन्हें एक तरफ झुकता हुआ देखेंगे? ये जानना भी बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अगर यूट्यूब इस समय इनोवेशन के दम पर अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहने में कामयाब रहता है तो अगले कई सालों के लिए वो कंटेंट को पूरी तरह से डोमिनेट करेगा। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होगा नील मोहन और यूट्यूब का फ्यूचर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।